की खेती कम दिनों में, कम लागत में और कम देखभाल में तैयार होने वाली क्रॉप है, जो कि हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के दिनों पर और बरसाती दिनों पर मूंग की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कम से कम दिनों पर निकाल सकते हैं। तो मूंग की खेती सफल और वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। जैसे उन्नत किस्में, खाद और दवाइयों की सही मात्रा और उनका उचित प्रयोग, सूटेबल टाइम और खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, सिंचाई एरीगेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि जो मूंग की फसल पर आने वाले कीट, बीमारी, डिजीज़, उनका प्रबंध, रोकथाम और उपाय। साथ ही बात करेंगे खाद का शेड्यूल, कितनी लागत लगती है, 1 एकड़ से कितना मुनाफा होता है, कितना आपको प्रोडक्शन उत्पादन मिलता है, लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि खरपतवार की रोकथाम आप किस प्रकार कर सकते हैं, खेती करते समय जो सावधानी है और कुछ ज़रूरी काम कौन कौन से करने चाहिए, बीज उपचार आपको किस प्रकार करना चाहिए और प्रति एकड़ बुआई के लिए कितनी सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, रिक्वायरमेंट सीड्स। और साथ ही बात करेंगे बेसल डोज के बारे में, यानी जब हम बुआई कर रहे हैं तो कौन कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खादों का प्रयोग करना है, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त हो और हमारी फसल एकदम हरी भरी रहे। खेत की तैयारी के साथ साथ हम बात करेंगे कि पीलापन की जो समस्या आती है एकदम उसका समाधान बात करने वाले हैं। जो एलोमोजिक वायरस आता है, फसल पीली पड़ती है, पत्ते पीले पड़ते हैं, तो उसकी भी हम रोकथाम बताने वाले हैं। और साथ ही कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है। संपूर्ण जानकारी डिटेल में है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी है। तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग की खेती हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन ऋतु पर और बरसाती सीजन पर इसकी खेती कर सकते हैं। यह जो क्रॉप है कम टाइम में अधिक मुनाफा देने वाली यह फसल है, जो कि हमारे किसान भाई मटर, गेहूं, चना, सरसों और लहसुन, आलू की हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद इस क्रॉप की बुआई कर सकते हैं और कम दिनों पर काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो जो मूंग की फसल पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कुछ हमारे किसान भाई कमेंट्स भी आते हैं कि जो पेंडामेथ्लिन है इसका हमको प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, क्या हमको मूंग की खेती करते समय NPK घुलनशील खाद का स्प्रे करना चाहिए या फिर नहीं, और करना चाहिए तो कौन किसान भाइयों को अपनी क्रॉप पर स्प्रे करना चाहिए, रस चूसक कीटों की रोकथाम करने के लिए कौन सी कीटनाशक का चुनाव करें, और क्या खारे पानी पर इसकी खेती हो सकती है या फिर नहीं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आपको डीपली जानकारी मिलने वाली है, विस्तार से आपको हर एक वो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन सभी का इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल जानकारी, फुल समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। और इस वीडियो देखने के बाद आप बड़े ही आसान तरीके से, ना किसी से आपको पूछना है कि कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करें, बिल्कुल सफलतापूर्वक आप मूंग की सफल खेती कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। जो सूटेबल टाइम है, वैसे तो फरवरी से लेकर 5-10 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट टाइमिंग है 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का जो टाइमिंग है काफ़ी बढ़िया माना जाता है। इस बीच आप बुआई कर सकते हैं। अगले और नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो उन्नतशील किस्में हैं, नंबर 1 MH 421 मूंग की वैरायटी। इसका जो उत्पादन है 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होता है और इसकी जो लाइफ साइकिल है 65 से 68 दिन पर यह वैरायटी एकदम पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा नंबर 2 सम्राट, जो कि PDM 139 के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो उत्पादन है 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है और लाइफ साइकिल की बात करें तो 60 से 65 दिनों पर यह जो वैरायटी एकदम पककर तैयार हो जाती है। नंबर 3 IPM 410-3, जिसे शिखा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी बेस्ट वैरायटी है और इसका उत्पादन 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो यह जो वैरायटी है इसकी लाइफ साइकिल 60 से 65 दिनों पर एकदम हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। नंबर 4 विराट IPM 205-7, जिसे विशाल के नाम से भी जाना जाता है, मूंग की वैरायटी। इसका जो उत्पादन है लगभग
5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है और यह जो वैरायटी है 55 से 58 दिनों पर तैयार हो जाती है। नंबर 5 नेचरलैंड सीड्स की NM47 मूंग की वैरायटी। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इसका उत्पादन 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होता है। लाइफ साइकिल लगभग 60 से 62 दिनों पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है। ये थी टॉप 5 वैरायटी जिनमें से आप किसी वैरायटी का चुनाव करके बुआई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपको उपज प्राप्त होने वाली है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सॉइल यानी मिट्टी। तो मूंग की खेती यदि आप कर रहे हैं तो इसके लिए जो अनुकूल सॉइल है काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल सॉइल और बलुई दोमट मिट्टी के साथ साथ एवं उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उर्वरा क्षमता यदि अच्छी है, अच्छी आपकी भूमि है तो आप एकदम बुआई कर सकते हैं और हल्की भूमि पर भी आप इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खेत की तैयारी। तो हमारे किसान भाइयों को जानकारी शेयर करना चाहते हैं। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई नहीं की है, मटर की बुआई की है और खेत पड़ा हुआ है तो वे किसान भाई भी मूंग की खेती कर सकते हैं। गेहूं कटाई के बाद भी आप गेहूं की खेत की तैयारी कर सकते हैं, मूंग की बुआई कर सकते हैं। चने के बाद सरसों, मटर, आलू, प्याज, लहसुन जब जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है तो खेत की आप तैयारी कर लीजिए। फसल कटाई के बाद आप मूंग की सोइंग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है या फिर तोता हल से आपको पहली जुताई कराना है, कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। उसके बाद 1 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट जो उर्वरक खाद आती है पाउडर फॉर्म वाली SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट पूरे 1 बैग पूरे 1 एकड़ खेत में आपको बिखेर देना है 50 किलोग्राम। उसके बाद रोटोवेटर से खेत को समतल कराएं। जो मिट्टी है एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। खेत की मेड़ों पर और चारों तरफ एकदम साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे खेत के चारों तरफ खरपतवार रहता है या फिर कचरा रहता है तो जो कीट हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं और एलोमोज़िक वायरस को और भी तेज़ी से बढ़ावा मिलता है। वाइट फ्लाई बढ़ने से एलोमोज़िक वायरस और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए खेत के चारों तरफ एकदम साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पर एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट। यदि आप 1 एकड़ पर बुआई कर रहे हैं मूंग की तो लगभग जो सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम आपको 1 एकड़ पर बुआई करना चाहिए बीजों की। और यदि आप घर का बीज की बुआई कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम तक आप 1 एकड़ पर बुआई कर सकते हैं। जर्मिनेशन सही हो, अंकुरण सही हो और जो हमारी प्लांट्स की बढ़वार है वो एकदम अच्छी हो तो आप बीजों को उपचारित जरूर कर सकते हैं। सीड्स ट्रीटमेंट तो बीज उपचार आप FVI पद्धति से कर सकते हैं। फंगिसाइड, बैक्टीरियासाइड और कीटनाशक से। फंगिसाइड में आप रेडोमिल गोल्ड को ले सकते हैं या फिर आप UPL कंपनी की साफ जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब एक फफूंदनाशक है। दोनों में से किसी भी एक फफूंदनाशक से बीजों को उपचारित सर्वप्रथम करना है। उसके बाद आप एक बैक्टीरियासाइड राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित करना है। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद इमिडाक्लोप्रिड या फिर थार्मोथ्रोक्सोम से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। तो FVI पद्धति से आप बीजों को उपचारित करते हैं तो जो जर्मिनेशन है, विल्ट की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप FVI पद्धति से बीजों को उपचारित जरूर करें। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कतार से कतार की दूरी। हमको कितने डिस्टेंस पर बुआई करनी चाहिए, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सामान्यतः जो हमारे किसान भाई हैं लगभग 9 इंच पर बुआई करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आप मूंग की बुआई 10 से 12 इंच पर आप बुआई करें और फिर आप उत्पादन देखेंगे। क्योंकि जो जगह है, स्पेस है, वो पौधे को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है जिससे नई नई ब्रांचेस का निर्माण होगा, वायु संचार बढ़ेगा और जो पौधा है ज़्यादा से ज़्यादा अपना फुटाव ले पाएगा। तो आप 10 से 12 इंच पर बुआई करके देखें और फिर रिजल्ट आप हमसे खुद बताएंगे। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बुआई के समय खाद। तो बुआई के समय कौन कौन सी खाद देनी है, यह जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट के साथ साथ महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे किसान भाइयों को कोई भी सही जानकारी देने वाला नहीं है कि बुआई के समय कौन सी खाद और कितनी मात्रा पर प्रयोग करनी है। यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो कृपया ध्यान दीजिए। आपको DAP डाई अमोनियम फास्फेट जो उर्वरक खाद आती है 15 किलोग्राम लेना केवल और केवल
15 किलोग्राम और किसी भी वेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम और इसके साथ माइक्रो राइजोबियम 3 किलोग्राम। इन तीनों को आपको मिक्स करके आपको बुआई कर देना है। बुआई के समय यदि आप इन तीनों खादों को आपस में मिक्स करके प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए जो आपकी फसल की जो बढ़वार है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप बुआई के समय इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं, अधिक आपको उत्पादन प्राप्त होगा। अगले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। मूंग की फसल पर खरपतवार को आप किस प्रकार कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि मूंग की फसल पर यदि खरपतवार अधिक मात्रा पर उग जाते हैं तो लगभग 40 से 50% तक उपज में गिरावट आ जाती है। तो खरपतवार नियंत्रण करने की 2 विधियां हैं। एक तो आप चाहें तो मज़दूरों की सहायता से, लेबर की सहायता से खरपतवार को खेत से रिमूव करा सकते हैं, निराई गुड़ाई करा सकते हैं। और जो दूसरा उपाय है रासायनिक विधि से, रासायनिक हार्बिसाइड से आप खरपतवार को रिमूव कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ईज़िली तरीके से लेबर मज़दूर आसानी से मिल जाते हैं तो हम रेफ़र करेंगे कि आप निराई गुड़ाई करके ही खरपतवार को बाहर खेत से रिमूव कराएं। लेकिन जिन किसान भाइयों की आसानी से मज़दूर लेबर नहीं मिल पाती है निराई गुड़ाई के लिए, तो वे किसान भाई क्या खरपतवार नाशक स्प्रे कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। तो क्या प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का करें या फिर पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करें? आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, यानी जैसे ही आपने बुआई की है उसके तुरंत बाद जो 72 घंटे वाली खरपतवार नाशक आती है उसका आप स्प्रे ले सकते हैं। तो आपको प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का किस प्रकार स्प्रे लेना है, कौन सी सावधानी रखनी है, यह जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सिंचाई के बाद हमको स्प्रे करना है या सिंचाई से पहले, बुआई के कितने घंटे बाद स्प्रे कर सकते हैं, कितने दिन बाद तक कर सकते हैं, तो इस टॉपिक को हम डीपली विस्तार से समझाने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो यदि आपको पसंद आती, कुछ नॉलेजेबल लगता है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। रासायनिक विधि से आप जी हाँ प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। BASF कंपनी की जो बेलर 32 आती है 72 घंटे वाली खरपतवार नाशक, जिसमें 30% पेंडामेथिलीन है और एमोक्सिथापर 2% है जो कि EC फॉर्म में आती है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पलेवा करना है, 2 दिनों बाद आपको बुआई कर देनी है। तो जैसे ही आपने पलेवा किया है 2 दिन बाद आपको बुआई कर देनी है, और जैसे ही आपने सीडल से बुआई की है उसके 2 से 4 घंटे बाद आप पेंडामेथिलीन जो बेलर 32 आती है 800 ml 200 लीटर पानी में, ध्यान दीजिए 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आपको प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देना है। एक काम आप और कर सकते हैं, यदि आप सूखे खेतों पर बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बुआई करनी है, उसके बाद आपको बुआई के जस्ट 4-6 घंटे बाद आपको प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना है जो 72 घंटे वाली होती है। इसका स्प्रे करके 72 घंटे बाद आपको स्प्रे नहीं करना है, आपने बुआई की है तुरंत बाद आप स्प्रे कर दीजिए। फिर उसके बाद आप 4 से 6 घंटे बाद सिंचाई कर दीजिए। जो खरपतवार हैं वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, अंकुरित ही नहीं होगा। जो एक लेयर बन जाती है मिट्टी की ऊपरी सतह पर, एक लेयर बन जाती है जिससे खरपतवार नहीं उगते हैं, हमारी फसल में कोई भी डैमेज नहीं होता है, जो अंकुरण में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आपको एक बात याद रखना है, आपको जैसे ही आपने बुआई की है तुरंत बाद आपको स्प्रे कर देना है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो जो सिंचाई है मूंग की फसल पर, यह जो डिपेंड करती है कि आपकी मिट्टी हल्की है या फिर भारी है। यदि मिट्टी भारी है तो आपको 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है, और यदि हल्की मिट्टी है तो आपको 5-6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए कि भारी मिट्टी पर थोड़ा सा कम सिंचाई और हल्की मिट्टी पर थोड़ा सा ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। गर्मियों के दिनों पर पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है, तो 10-10 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। कैसे करना है आइए समझते हैं। पहली सिंचाई, अगर आप पलेवा करके बुआई कर रहे हैं तो लीजिए आपने पहले पलेवा कर दिया,
अंकुरण जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो पहली सिंचाई वो हो गई। और यदि आपने सूखे खेतों पर बुआई की है तो बुआई के जस्ट बाद आपने जैसे पेंडामेथिलिन स्प्रे कर दिया, 3-4 घंटे बाद आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई 3 पत्ती की होने पर या फिर 10-12 दिन की जब फसल होती है तो जब तीसरी पत्ती आ जाए हमको सेकंड सिंचाई करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई से लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर, और इसी प्रकार चौथी सिंचाई 10-10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। थोड़ा सा देख रेख करके ही सिंचाई करें, क्या जो हमारी फसल है मिट्टी है क्या सिंचाई मांग रही है, क्या जो मिट्टी में नमी है वो क्या सूख चुकी है या फिर ड्राई है, उसके हिसाब से ही हमको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं फर्टिलाइजर्स उर्वरक खाद का शेड्यूल। तो मूंग की फसल पर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक कॉम्बिनेशन, एक खाद का डोज देना है। जो फसल है बढ़िया हरी भरी रहेगी, अच्छी मात्रा पर फ्लावर आएंगे और जो वनस्पतिक बढ़वार है, फुटाव है, वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो फर्स्ट जो खाद है कब देनी है, कितनी मात्रा पर देनी है, तो लगभग 14 से 15वें दिन, जैसे आपने बुआई की है 14-15वें दिन आपको एक काम करना है। 20 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सल्फर 90% वाली प्रति एकड़ की दर से इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। बढ़िया आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये केवल और केवल एक खाद देनी थी मूंग की फसल पर, जो हमने दे दी है। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल पर। स्प्रे शेड्यूल बताने से पहले हम समझते हैं कि हमारी मूंग की फसल पर कौन कौन से कीट आते हैं, क्या नुकसान पहुंचाते हैं और क्या इनको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। यदि इनको कंट्रोल आप नहीं करेंगे, जैसे थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई है, इल्ली है, सेमी लूपर्स है, फली छेदक फ्रूट बोरर है, पीला मोज़ेक वायरस, रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी जो समस्याएं आती हैं, यदि हम इनको टाइम से कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे उत्पादन में लगभग 30 से 40% तक उत्पादन में गिरावट आ सकती है। जो कॉम्बिनेशन है स्टार्टिंग के वो सस्ते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको फर्स्ट जो स्प्रे करना है, जैसे आपने बुआई की है 12 से 13 दिन के आसपास की फसल होती है, तो आपको प्रति एकड़ की दर से हम आपको कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। जो एमामेक्टिन बेंजोएट आता है केवल और केवल आपको 40 ग्राम लेना है। जैसे प्रोक्लेम आता है एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 40 ग्राम लेना है, और इसके साथ साफ फंगीसाइड 200 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में 1 एकड़ पर आपको स्प्रे करना है। ये था फर्स्ट स्प्रे। सेकंड स्प्रे, जो सेकंड स्प्रे है बुआई से जब हमारी क्रॉप लगभग 25 दिन की आसपास की होती है, तो आपको फ्लुवेंडिया माइड जो फेम आती है 30 ml लेना है। स्वाधीन फफूंद नाशक लेना है 250 ग्राम, और आपको फेंटाक प्लस जो टॉनिक आती है इसको लेना है 100 ml। इन तीनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। थर्ड जो स्प्रे है केवल और केवल आपको 35वें दिन कोराजन का स्प्रे करना है, जिसमें क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 50 ml 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और फोर्थ स्प्रे पर एम्प्लीगो, जिसमें लैम्डासाइलोथ्रीन और क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का कॉम्बिनेशन है, 60 ml आपको 150 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये थे हमारी मूंग की फसल पर 4 स्प्रे, जो कि स्टार्टिंग के सस्ते थे, और यदि आप प्रिवेंटिव रूप पर स्प्रे करते हैं तो आगे चल के जो वाइट फ्लाई का प्रकोप होगा, पीला मोज़ेक वायरस बढ़ेगा, वो कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। इन 4 यदि स्प्रे कॉम्बिनेशन को स्प्रे करते हैं तो आपको बढ़िया सा रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि जो आपकी मूंग की फसल है कीट मुक्त, फंगस मुक्त और डिजीज मुक्त जब तक नहीं होगी, अच्छा आपको उत्पादन नहीं मिल सकता है। यदि मूंग की फसल पर पीलापन की समस्या है, खेत तैयार ठीक तरीके से किया है, खेत तैयार करते समय गोबर की खाद का भी प्रयोग किया है, इसके अलावा प्रॉपर सिंचाई कर रहे हैं, खाद दवाइयों को भी दे रहे हैं, और यदि पीलापन की समस्या फिर भी बनी हुई है तो बे किसान भाई NPK घुलनशील खाद जो 19-19-19 आती है, इसका आप स्प्रे ले सकते हैं। इसके साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स। तो क्या किसान भाई 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं या नहीं? तो बे किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं जिनकी मूंग की फसल की जो बढ़वार है, कमज़ोर है, रुकी हुई है, तो वह किसान भाई NPK घुलनशील खाद 19-19-19 1 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चेलेटेड फॉर्म में आती है 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। कब? जब वनस्पतिक बढ़वार हो रही हो तो उस टाइम आप स्प्रे कर सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं फसल का जीवन चक्र। तो जो फसल का जीवन चक्र है यह वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 60 से 65 दिन और 70 दिन तक
लग जाते हैं। तो मान लीजिए इसकी जो लाइफ साइकिल है 55 दिनों से लेकर 70 दिनों की यह टोटल फसल है, जो कि कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली यह क्रॉप है। तो हमारे किसान भाई मूंग की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में। यदि जो मिट्टी है, भूमि है, उर्वरक क्षमता कम है, कम उपजाऊ है, तो उत्पादन घट भी सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, यदि ठीक तरीके से आपने देख रेख की है, जिस प्रकार हमने खेती करने का तरीका बताया है, उस प्रकार यदि आप करते हैं तो 6 से लेकर 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। तो हमारे किसान भाई गेहूँ, चना, सरसों और जैसे प्याज है, लहसुन है, आलू है, जैसे ही फसल की कटाई होती है तो खेत को खाली मत पड़ा रहने दें। उससे आप 2 महीने पर, अधिकतम 2 महीने की यह क्रॉप है, दो सवा 2 महीने की क्रॉप है, तो खेत में मूंग की बुआई करके भी हमारे किसान भाई एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। खाली खेत पड़े रहने से तो ज़्यादा बेटर है कि आप मूंग की बुआई करके भी काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। येलो मोज़ेक वायरस से बचाव के उपाय: आपको उन्हीं वैरायटी का चुनाव और बुआई करनी चाहिए जो कि येलो मोज़ेक वायरस के प्रति सहनशील वैरायटी हो, रेजिस्टेंस वैरायटी हो। और जो येलो मोज़ेक वायरस है, इसको सफ़ेद मक्खी तीव्र गति से हमारे खेत में फैलाने का काम करती है। तो प्रॉपर आपको वाइट फ्लाई, रस चूसक, थ्रिप्स के प्रॉपर आपको स्प्रे लेना है। हमने आपको जो स्प्रे बताए हैं उनको यदि आप स्प्रे टाइम पर करते हैं तो ना तो येलो मोज़ेक वायरस आएगा, ना कोई कीट आएंगे और ना कोई फंगस आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो बताया था स्टार्टिंग पर कि हमारे किसान भाई क्या खारे पानी पर मूंग की खेती कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आप खारे पानी पर मूंग की खेती नहीं कर सकते हैं। यदि पीलापन है, बढ़वार कमज़ोर है, तो आप पीलापन और बढ़वार ठीक तरीके से हो उसके लिए घुलनशील खाद NPK का स्प्रे आप ले सकते हैं 19-19-19 का, और फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर 052-34 का स्प्रे आप ले सकते हैं। यदि आप मूंग की खेती इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक जानकारी सीखने के लिए मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। आप वेबसाइट, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।